Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 3 of class 12th electrochemistry. This is the part number 2 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched the part number 1 of the video. Today we will discuss about the Nernst equations. Nernst equation is given by Walther Nernst. जो साइंटिस्ट है ये हमारे वॉल्थर नर्नेस्ट है, इन्होंने नर्नेस्ट इक्वेशन दी थी। ये जो इक्वेशंस है जो हमने पहले पढ़ी है ना, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है, ये उसी से रिलेटेड है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पर हम जो ई सेल की बात करेंगे, कौन सी कंडीशन में बात करेंगे, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, जो हमारा 7th चैप्टर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उससे लिंक्ड है, थोड़ा सा उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी इक्वेशन आपको अच्छे से समझ आएगी। इसके अंदर देखो, द नर्नेस्ट इक्वेशंस एम्पावर्स द एश्योरेंस ऑफ द सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जो हम वहाँ पर जो बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर बात कर रहे थे, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे। रिलेट्स द मेजर्ड सेल पोटेंशियल टू द रिएक्शन क्वाशंट, ठीक है, जो रिएक्शंस के क्वाशंट होते हैं, एंड परमिट्स द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने आपको पहले बताया जो इक्वेशंस है ये हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड होंगी। तो देखो, जैसे हमारे पास एक रिएक्शंस है, ये A ये हमें रिएक्शंस है, ये इक्विलिब्रियम भी आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, C प्लस D, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, तो इसके लिए हमने नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है ऐसे। तो अब आपको पता है इस इक्वेशन के लिए हम क्या क्वाशंट यूज़ करते हैं। Q जो हमारा होता है, यहाँ पे 3 केसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है। Q हमारा ग्रेटर देन Kc भी आ सकता है, Q इक्वल टू Kc भी आ सकता है, ठीक है। Kc मतलब क्या, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और Q हमारा लेस देन Kc भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, मतलब किस में रिएक्टेंट ओवर फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा या फिर मेरा प्रोडक्ट होगा, तो डिपेंड करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम के केस में Q इक्वल टू Kc के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हम इक्वेशंस क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ई नोट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ई नोट सेल माइनस RT अपॉन में NF ln ऑफ Q, ठीक है। तो ये मेरे पास ये सेम आ गया, ये RT अपॉन में NF आ गया। तो यहाँ पे हमने Q की वैल्यू रख दी। Q की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कैसे आएगी, जो हमने यहाँ पे अभी इक्वेशन लिखी थी, AA प्लस BB CC प्लस DD, ये। तो इसके लिए अगर मेरे को रिएक्शन क्वाशंट लिखना है, तो रिएक्शन क्वाशंट मेरे को कैसे लिखूंगी, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, A B यहाँ पर मेरा एरो CC प्लस DD, ठीक है। तो जिसके यहाँ पे कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये पावर में चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कैपिटल C की पावर C, कैपिटल D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A, B की पावर B। तो मेरे पास ई सेल की इक्वेशन इस केस के अंदर ये निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये इन केस ऑफ द डैनियल सेल, जो हमने डैनियल सेल पढ़ा था, उस केस में नर्नेस्ट इक्वेशन अगर हमने लिखनी हो, तो जो उस केस में मेरे पास नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी, मेरे पास क्या था, जिंक था प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इस तरह से था, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो जो हमारा एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन हम नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आ जाएगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव आएगी, इनको हमने डिवाइड कर देना। तो ये मेरे पास नर्नेस्ट इक्वेशन आ जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस RT। यहाँ पे देखो जो N है ना, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मतलब जितने यहाँ पे हमने इसे यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है, N इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से।
तो इस केस के अंदर देखो यहाँ पे आपको पता है जो जिंक है, जिंक टू पॉजिटिव अगर हम कर रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, ठीक है, और कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। तो इस केस में n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RT/2 ln, ठीक है, ln क्या लॉगरिथम है ये एक तरह से, जिंक टू पॉजिटिव डिवाइड बाय कॉपर टू पॉजिटिव। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो ln है ये 2.303 log के इक्वल होता है, ठीक है, इसको हम ln बोलेंगे और ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो जो ये अबो इक्वेशंस है क्या हमें बताती है, implies that value of increases with the increase in the concentration of copper to positive ions increases and decrease in the concentration of the zinc to positive ions। अब आपको पता ही है भी हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमें ये इंडिकेट करना है। अब हम इसमें ना वैल्यू पुट करते हैं, किस किस की हमें आर की वैल्यू पता होती है, ठीक है, 8.314 है। एफ यहाँ पर क्या है, फैराडे है, फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96487 होती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये होती है, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले लेते हैं 96500, तो इसके हम इक्वल ले लेते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेना हमने 298 केल्विन लेना है। तो ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, किस में पुट करना है हमने, जो मैंने लिया था RT/NF, ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 298 केल्विन है और यहाँ पे डिवाइड बाई 2, एफ मेरा क्या है फैराडे कांस्टेंट 96500। यहाँ पे इसने एन को अभी से कट नहीं किया, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू ना चेंज होती रहेगी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसने 2 से कट नहीं किया, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ, अगर मैं इस पार्ट को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा 0.059 आएगा, ठीक है, और यही मेरा क्या है 0.059 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन निकल कर आएगी। नेक्स्ट है अगर यहाँ पे जो सर्किट है डैनियल सेल के अंदर क्लोज्ड हो, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो रिएक्शंस वही सेम है, जिंक है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, जिंक 2 पॉजिटिव होएगा और यहाँ पर कॉपर होएगा। तो ये हमें फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो भी गई होंगी, हमने बहुत बार इसको यूज़ किया है। जो डायग्राम है वही सेम डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास बीकर है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये जिंक एनोड है, ये मेरा कॉपर कैथोड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है और यहाँ पे सॉलिड फेस है, सेम वही चीज़ है। अगर हम विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जो वोल्टेज रीडिंग है उसको डिक्रीज कर देंगे। अब ये क्या सेल के साथ वोल्टेज रीडिंग ऑफ द सेल ऑन द वोल्टमीटर डिक्रीज होती जाएगी। क्या क्या डिक्रीज हो रही है मेरे पास यहाँ पे, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और जो वोल्टेज रीडिंग है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है ना तो ये डिक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा देयर इज़ नो अल्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी कंसंट्रेशन में कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव के केस में, और जो हमारे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो भी 0 आएगी। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो मेरा वोल्ट मीटर है ना वो भी हमारे पास 0 रीडिंग शो करेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हमारे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम रीच्ड होगा, ठीक है, जहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव एंड वोल्ट मीटर इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, उस केस में मेरे पास कौन सी स्टेज आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। वहाँ पर मेरे पास रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशंस है, इसके लिए ये हमने वैसे कर लिया। ये देखो ई सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल, मैंने बताया था जो हमारा एल एन होता है ना वो किसके इक्वल होता है 2.303 log के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एल एन था इसको सोल्व किया गया है, तो जो 2.30 था यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया 2.303 RT और यहाँ पे एन एफ, एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 है और ये एफ है, ठीक है, और ये log हो गया कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव, ये आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर आपको पता है जो मेरे पास
ई सेल होएगा, ठीक है। ई सेल की जो वैल्यू होगी ना इस केस में, किस केस में, जब मेरे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी उस केस में मेरे पास ई सेल की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो जो मेरा ई नोट सेल है मैं उसको उस तरफ लेकर जाऊंगी और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ई नोट ऑफ द सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन में 2F log कंसनट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर मेरे पास निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये बताया भी हुआ है, जो मेरे पास कंसनट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव है, कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव है। मैंने बताया था यहाँ पर क्यू किसके इक्वल होता है, KC के इक्वल होता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो ये मेरे पास KC के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी। ई नोट ऑफ द सेल मेरे पास किसके इक्वल आया, देखो जो हमने वहाँ पे सॉल्व किया था ना, जो मैंने ये वैल्यू रखी थी RT अपॉन में NF, ठीक है। RT की वैल्यू कितनी रखनी है, गैस कांस्टेंट है 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, और यहाँ पे N है, N की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 96500। ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये कितने के इक्वल आएगा, 0.059 डिवाइड बाई 2। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, log KC, क्योंकि जो हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव और कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव थी ना, उसकी वैल्यू मेरे पास KC के इक्वल आ गई। तो इस केस में मान लो मेरे पास जो ई नोट सेल है ना उसकी वैल्यू मेरे पास 1.1 दी हुई है, ठीक है। कितनी दी हुई है, 1.1 दी हुई है। तो देखो 1.1 इक्वल टू, देखो जो ये मेरे पास है ना 0.059 डिवाइड बाई 2 log KC था। यहाँ से अगर मेरे को log KC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या है, log KC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मेरे पास 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 1.1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई ये क्या, डिवाइड में चला जाएगा 0.059। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना आएगा, 37.28 आ जाएगा, ये आ गया। अब मेरे पास क्या इक्वल आया, जो मेरे पास log KC इक्वल टू 37.288 आया। अगर मेरे को यहाँ से KC निकालना है ना तो उस तरफ ये जगह एंटी लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KC मेरा यहाँ पर एंटी लॉग हो जाएगा। किसका एंटी लॉग होगा, जो मेरा 37.288 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ये निकल कर आएगी, ये इसकी वैल्यू होगी। और बस ये वही चीज़ दी हुई है सेम। नेक्स्ट देखो, एक न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, निकल है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये हमारे पास सिल्वर है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे ई नोट सेल की हमें वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए ई सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस ये हम 0.059 और डिवाइड बाई 2। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या 2 है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये क्या आ जाएगा, log कंसनट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव और यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ Ag, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है ना 2 है, तो ये पावर में चला जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब आपको पता है ई नोट सेल की वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितनी है, 1.05 वोल्ट, ये मैंने यहाँ पे रख दी, ये यहाँ पे रख दिया। अब देखो निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव कितना दिया हुआ है, 0.160, ये रहा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे मेरे पास 0.02 था, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर हो गया। मैंने बता दिया यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, पावर में चला जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो गया, ठीक है। इसको इससे 2 से डिवाइड कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर खोल लिया इसको, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। इसको मैंने क्या 4 से कट कर दिया, ये 10⁻⁴ में चला गया, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो log 10 होता है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, अपने बात ध्यान रखनी है। अगर कोई log m की पावर n में दिया हुआ है तो ये पावर आगे आ जाती है और ये क्या हो जाता है, n log m हो जाता है, ठीक है। तो जो इसने सोल्व करा, मैं ये पार्ट को सोल्व करना बता रही हूँ कैसे करना है।
तो इस केस में देखो log 4 तो ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें देखो ये दिया हुआ है मेरे को log 10 की पावर 4, ये हमारे पास 4 है, ये आगे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, log 10 बन जाएगा। आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको। जो ये log 10 की पावर 4 है ये मेरे पास 4 के इक्वल आ गया, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6021 होती है। तो इनको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद मेरा ये आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा आपको सोल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन वर्क तो इसमें होगा ही होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हैं और मैं कैलकुलेशन थोड़ा हमें लॉग एंटी लॉग इनके बारे में पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो इसके अंदर अब ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द जो रिएक्शंस है इसमें रिलेशन बताया गया है। जो गिब्स एनर्जी है हमने थर्मोडाइनमिक्स में क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी क्या होती है, इसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है NFE के इक्वल होती है। क्या होती है, NFE के इक्वल होती है। ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम वही सेम है, आप ये देख रहे हो ना, ये जो ये डायग्राम है बिल्कुल वही सेम है। अगर यहाँ पे हमने क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू द टोटल चार्ज पास। क्या होगा, जो मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज, जो हमने टोटल चार्ज इसके अंदर पास किया है। पासिंग द चार्ज रिवर्सिबली थ्रू द गैल्वेनिक सेल रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क। जितना अगर यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर हम जो चार्ज है रिवर्सिबली पास करते हैं तो वो क्या मैक्सिमम वर्क डन के अंदर निकल कर आएगा, ठीक है। जो हमने चार्ज पास किया है अगर वो जो चार्ज है मेरा रिवर्सिबली है, ठीक है, तो वो जो मेरे पास गैल्वेनिक सेल में का जो रिजल्ट आएगा वो मेरा मैक्सिमम निकल कर आएगा, इसका जो वर्क डन होगा। तो रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी। अगर मेरे पास रिवर्सिबल वर्क डन इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास जो गिब्स एनर्जी जो जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या है, अगर मैं ई है, ई को EMF ऑफ द सेल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एन मेरा पास यहाँ पे एन है अकेला, ठीक है। एन के अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, कितना अमाउंट हमने इसमें चार्ज पास किया है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी है, और यहाँ पे आर डिनोट किया है तो ये क्या है, रिएक्शंस के लिए गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मैंने आपको पहले बता दी जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होता है, -NFE के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा हम रिएक्शंस के लिए कर रहे हैं तो डेल्टा RG लिखेंगे, और ये तो ये मेरे पास इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, -NFE। ये क्या है, सेल के लिए, तो मैंने ई सेल लिख दिया। एफ क्या है मेरे पास यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट है, एन क्या है अमाउंट ऑफ द चार्ज पास। तो यहाँ पे मेरे पास इनमें दोनों में ये रिलेशन निकल कर आएगा, ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो लिंक्ड है मतलब जो आपको गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो आप थर्मोडाइनमिक्स के अंदर जो हमारा क्लास 11th है वहाँ से आप देख सकते हो क्या होता है, क्या रिलेशन होता है इसका। देखो जो ये हमारी इक्वेशन है ये फिर से वही इक्वेशन आ चुकी है डैनियल सेल वाली। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रख देंगे। ये मेरे पास यहाँ पे डेल्टा RG आ जाएगा। बट मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना यहाँ पे, तो मेरे पास ये n की वैल्यू जो क्या 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी रिएक्शंस को, तो जो मेरे पास जो ये रिज़ल्ट आया था ना, ये वाला रिज़ल्ट, इसका ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है,
द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स हो रही है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 2Fe3 पॉजिटिव है, 2I नेगेटिव है। यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है 2Fe2 पॉजिटिव हो रही है प्लस I2 है। देखो जो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, अगर मैं आयरन की भी बात करूँ, मेरे पास 2 × 3 लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और राइट हैंड साइड में कितना है 2 × 2, टोटल कितना चार्ज है 4 है। तो इसमें चार्ज में जो डिफरेंस आ रहा है ना, मैंने बताया था जो n है वो क्या होता है, जो टोटल चार्ज हमने पास किया वो होता है। जो यहाँ पे टोटल पास कितना हुआ है, मेरे पास 2 ही तो पास हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू इस केस में मेरे पास 2 आ जाएगी। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ई सेल की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ई सेल की ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे इसमें हम रख देंगे तो डेल्टा आर जी इक्वल टू एन, यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। एफ मेरे पास 96500 मल्टीप्लाई ई सेल क्या है 0.236, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मेरे पास आंसर आ जाएगा ये रहा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो जो 487 मैंने बताया था ये हम अप्रोक्सीमेटली 500 ले लेते हैं ना, तो उससे जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, हमारा जो आंसर अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिया था, इसकी वैल्यू 96500 ली थी। एक्चुअल में ये होती है, बट आप ये भी ले सकते हो, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अभी, क्योंकि यहाँ पे तो आप आंसर देख रहे हो भी आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम पेपर में हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो ये आ गया। अगर इसको किलो जूल में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा -45.54 किलो जूल पर मोल। देखो जो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है ना, तो जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये रिएक्शन हमारी कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये हमारी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें देखो इसका एक पार्ट तो हमने निकाल लिया, इसके अंदर जो गिब्स एनर्जी है वो हमने निकाल ली। अब हमने क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। वो क्या था हमारा, Kc था, तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या रिलेशन है, डेल्टा आर जी इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ठीक है। तो मेरे को log Kc निकालना है, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा माइनस डेल्टा आर जी 2.303 RT आ गया। अब देखो तो हमने जो डेल्टा आर जी तो फाइंड आउट कर लिया, कितना आया था -45.54 10⁻3, और ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 2.303, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, कितना 2.314 हो गया, और ये क्या 298 है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना है 7.981 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास जो log Kc है ये मेरे पास आया 7.981। आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको आगे फर्दर सॉल्व करना है, अगर आपको Kc निकालना है, तो मेरे पास जो ये log है ना, अगर आप राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। तो एंटी log ऑफ 7.981 निकालेंगे तो मेरे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 9.57 10⁻7। अभी हम यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, देखते हैं, बाकी अगर टाइम होगा तो हम और भी कर लेंगे, बट फिलहाल हम अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा इसको L/A होता है, ये क्या होता है L/A। L मेरे पास क्या है, लेंथ है, और A मेरे पास क्या है, एरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, L/A आ गया। इसकी जो यूनिट होती है ना आर की, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। आर जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, ओहम। इसको हम क्या बोलते हैं, OHM, ओहम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। और जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये जो हमें एक डायग्राम होता है, कंप्लीट सेटअप होता है, इस तरह से वायर आपस में कनेक्टेड होती है और इस तरह से कनेक्शंस होता है, मतलब ये कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम पूरा एक सर्किट होता है, उस सर्किट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये मैंने सब कुछ बता दिया, डिनोटेड बाय द आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओहम इसकी यूनिट होएगी, ठीक है। अगर मेरे पास लेंथ है L है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या बता रहा है, जो मेरे पास R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके और होएगा, एरिया के, 1/A। ये रहा। अगर हमारा यहाँ पर ये L है,
अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने बात की ये L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊँ, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो मेरे पास R क्या आ जाएगा यहाँ पे रो L/A, ये मैंने कांस्टेंट यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे जो देखो R है मेरे पास, R तो मेरे पास रेजिस्टेंस को शो करते हैं और रो क्या होगा मेरे पास, रेजिस्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। और ये हमारी कैसी होती है, अगर मेरे को रो फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो रो क्या हो जाएगा R × A/L, तो ये इसमें रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर यहाँ पे हमने कांस्टेंट का यूज़ किया है। और ये हमने पढ़ी ली, इसकी यूनिट क्या होती है, ओहम मीटर, इसकी यूनिट होगी ओहम मीटर। देखो कैसे निकालनी इसकी यूनिट, रो इक्वल टू RA/L। मैंने बताया R की यूनिट तो क्या है मेरे पास ओहम, ए मेरे पास क्या है एरिया, एरिया में मान लो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेंथ किस में, मीटर में, 1 मीटर से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यूनिट क्या निकल कर आई, ओहम मीटर निकल कर आई। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अगर मेरे पास जो लेंथ है वो क्या, अगर 1 मीटर हो जाए, लेंथ क्या है 1 मीटर हो जाए, और जो एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, मतलब बात क्या बोल रहे हैं, R इक्वल टू रो, ठीक है। L/A था ना लेंथ, लेंथ मेरे पास मान लो 1 है, एरिया मेरे पास मान लो 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, और ये सिर्फ जनरल बात बता रहा है। हमें पता है 1 मीटर में मेरे पास कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 ओहम मीटर लिख दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 ओहम सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो 1 ओहम मीटर है वो 100 ओहम सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे उल्टा बताना है, मतलब 1 ओहम सेंटीमीटर बताना है, तो इसके क्या डिवाइड में चला जाएगा ना ये, तो 1/100, और 1/100 का मतलब क्या होगा 0.01, ठीक है, ओहम मीटर आ जाएगा। तो ये मेरी रिलेशन था। तो आज के लिए हम यहाँ पे इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।